हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के में क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स वे में ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे कि एक जो ईंट होती है वो किसी दीवार की बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि वो दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो भी सेल से मिलकर बना है, इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टाइप ऑफ टिश्यूज। तो एक जैसी सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाता है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन को बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म्स अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो कई ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, लाइक अ प्लांट और एन एनिमल। जैसे कि एक प्लांट और एक एनिमल की बॉडी को बनाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिंगल सेल है। ये एक सेल सिमिलर सेल्स के ग्रुप ने ये टिश्यू को फॉर्म किया है। फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। तो सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे पहले सेल्स के ग्रुप से टिश्यू का निर्माण हुआ, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाया, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, फिर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। These levels of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living beings. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हमें समझने में मदद मिली कि कैसे जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, वो उसने एक पूरे लिविंग बीइंग का निर्माण कर लिया। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिगिंस विद द सिंगल सेल। तो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, जिसे हम एग कहते हैं। The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells. तो जो एक सिंगल एग होता है, सिंगल सेल होती है, उसमें डिवीजन होता रहता है। मतलब एक सेल से दो सेल बनेंगी, फिर दो से चार, फिर चार से आठ, इस तरीके से उसमें डिवीजन होता रहता है कंटिन्यूसली, और जिससे एक कंप्लीट लिविंग बीइंग का निर्माण हो जाता है। सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे लिविंग बींग्स जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि एनिमल्स में ह्यूमंस हैं और कई सारे प्लांट्स हैं, ये सारे मतलब सारे प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। Ever heard of the yolk? The yellow part of an egg, of an ostrich egg, is a single cell, the largest known cell in the living world, measuring about 130 millimeter to 170 millimeter in diameter. तो जो ऑस्ट्रिच एग का जो यॉक है, मतलब जो पीला वाला पार्ट है, ये एक सिंगल सेल है, और अभी तक जितनी भी हमें सेल पता है उनमें ये सबसे बड़ी सेल है। ऑस्ट्रिच एग का जो योक वाला पार्ट है वो सिंगल सेल है, और ये सबसे बड़ी सेल है। इसका डायमीटर है 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल, अ शेल फॉर प्रोटेक्शन एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिशेज द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो इस एग में एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल भी होता है। जैसे एक बाहर की तरफ एक कोटिंग होती है जिसे हम शेल कहते हैं, ये एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और अंदर की तरफ एक वाइट लिक्विड भरा होता है जो कि
सेल को डेवलपमेंट के दौरान नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो एक सेल के बने होते हैं या कुछ सेल्स के बने होते हैं। They are so small that they cannot be seen with the naked eye. These are called microorganisms. तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा आर मेड ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा केवल एक सेल के बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है वन। Others like some fungi and algae have many cells. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कई सेल्स होती हैं, तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। मल्टी का मतलब होता है मैनी। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी। तो ये हर जगह पाए जाते हैं हमारे चारों तरफ, चाहे वो वाटर हो, चाहे सॉइल हो, एयर हो, यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। बट वॉट डू देयर सेल्स लुक लाइक? लेकिन उनकी सेल्स कैसी दिखती हैं? आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्न अबाउट, और आर दे डिफरेंट? वो प्लांट या एनिमल सेल की तरह होती हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, या फिर वो अलग दिखती हैं? टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक्स देम विजिबल टू अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनके साइज़ को बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है। साइंटिस्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। तो साइंटिस्ट ने एक लो कॉस्ट माइक्रोस्कोप भी डिज़ाइन किया है, जिसे फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप बोलते हैं या फोल्ड स्कोप बोलते हैं। फोल्ड स्कोप्स मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ डिटेल्स लाइक हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स। हालांकि ये उतने पावरफुल नहीं होते जितने लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप्स होते हैं। However, these makes microscope world accessible to many people. लेकिन हम फिर भी इनकी जो सुपरफिशियल डिटेल्स हैं वो तो हम देख ही सकते हैं माइक्रोब्स की फोल्ड स्कोप की मदद से। Let us now take a closer look at the fascinating world of microbes. तो चलिए हम क्लोजली देखते हैं इस माइक्रोब्स की इस मनोरंजक दुनिया को। एक्टिविटी 2.4 लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टेगनेंट वाटर। चलिए हम तालाब के पानी को या फिर रुके हुए पानी को ऑब्जर्व करते हैं। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। अब एक कंटेनर लीजिए और इसमें तालाब के पानी को या फिर कोई रुका हुआ पानी हो उसे कलेक्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर, अपने टीचर या एल्डर की मदद से। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप स्लाइड। अब एक ड्रॉपर की मदद से एक स्लाइड पर इस पानी की एक बूंद को डाल दीजिए। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप। अब एक कवर स्लिप इसके ऊपर रख दीजिए और इसे माइक्रोस्कोप या फोल्ड स्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर। अब आप पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप में। एक्टिविटी 2.5 लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब हमने तालाब के पानी को ऑब्जर्व कर लिया, अब हम सॉइल सस्पेंशन को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या। टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। एक बीकर लीजिए और उसमें कुछ नमी वाली सॉइल, मॉइस्ट सॉइल को कलेक्ट कर लीजिए अपनी फील्ड या गार्डन के पास से। डू नॉट टच द सॉइल विथ योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। तो सॉइल को बेयर हैंड से मतलब ऐसे ही हाथ से टच मत कीजिए, स्पून का या तो स्पून का यूज कीजिए या फिर ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि मिट्टी में हार्मफुल माइक्रोब्स भी हो सकते हैं जो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। Pour some water into the beaker and stir it with a glass rod. अब बीकर में थोड़ा पानी डालिए और इसे ग्लास रॉड की मदद से मिला लीजिए।
द लिक्विड विच में लुक डर्टी हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। अभी जो लिक्विड हमारे पास आया है ये थोड़ा गंदा दिख सकता है क्योंकि इसमें सॉइल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं और इसी को हम सॉइल सस्पेंशन बोलेंगे। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। अब इसे एक तरफ रख दीजिए और मिक्सचर को सेटल होने दीजिए। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब ड्रॉपर की मदद से इसकी टॉप लेयर से एक बूंद ले लीजिए पानी की और इसे माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखिए। कवर इट जेंटली विद अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब इसे कवर स्लिप से कवर कर दीजिए और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको ऑब्जर्व करिए। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। अब आप जब ऑब्जर्व करेंगे इसे माइक्रोस्कोप में तो इसमें कुछ मूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, आपको चलते हुए ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे जैसे कि आपको एक्टिविटी 2.4 में दिखाई दिए गए थे। दिस इंडिकेट्स दैट इवन सॉइल सस्पेंशन कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ टाइनी क्रीचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ तक कि सॉइल सस्पेंशन में भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बिना मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की मदद के बिना। The tiny creatures that cannot be seen with the naked eye are called microorganisms. Micro means very small, organisms means living beings or microbes. तो ये जो छोटे छोटे टाइनी क्रीचर्स हैं जो कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग बींग्स। लेट अस स्टडी। A group of students in grade 8 performed activities 2.4 and 2.5। तो जो क्लास 8 के जो बच्चे हैं उन्होंने 2.4 और 2.5 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। दे ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। और उन्होंने इसके बारे में लाइब्रेरी में भी पढ़ा और इंटरनेट पर भी देखा। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग pond water in table 2.1 and the data obtained after observing soil suspension in table 2.2। तो उन्होंने जो पॉन्ड वाटर से डेटा कलेक्ट किया था उसे 2.1 में लिखा टेबल 2.1 में, और जो उन्होंने सॉइल सस्पेंशन से जो डेटा कलेक्ट किया था उसे टेबल 2.2 में लिखा। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें देखे उन्होंने उसे प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया के रूप में आइडेंटिफाई किया। यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। अब हमें पॉन्ड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिले? अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। ये सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल का बना होता है। मूविंग होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकता है। इरेगुलर शेप होता है, आप देख सकते हैं इसका शेप इरेगुलर है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये कुछ चप्पल के आकार का दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भी वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसकी बॉडी पर ये कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनी हुई है मूवमेंट के लिए, इससे ये मूव करता है। नेक्स्ट है एल्गी। सिंगल सेल, ये भी एक सेल की बनी होती है। लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। तो इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देती है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। इसके पास भी मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिस तरह की पैरामीशियम और अमीबा के पास होती हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मूव करने के लिए, उसी तरीके से एल्गी में भी होती हैं। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन। अब अभी हमने पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। अब हम सॉइल सस्पेंशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्रेड मोल्ड। ये एक फंजाई होती है। ये इसका फिलामेंट ब्रांच्ड होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है और इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है मोल्ड। इसका फिलामेंट ब्रांच्ड होता है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होती है और इसके ऊपर देखिए ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे।
नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी स्फेरिकल होती है शेप में और इसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करती है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कई शेप में मिलेंगे, या तो स्फेरिकल हो सकते हैं इस तरीके के, या ये कॉमा शेप्ड भी हो सकते हैं, या फिर ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं, या स्पाइरल भी हो सकते हैं, और भी कई शेप में मिलते हैं बैक्टीरिया। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द सेल। इनके सेल में एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, या फिर बहुत सारी इनकी सेल के चारों तरफ बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। Did you also observe any of these microorganisms or something different? क्या आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा है? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। In table 2.1 and 2.2 you have identified a variety of microorganisms। अब आपने टेबल 2.1 और 2.2 में बहुत सारी माइक्रोऑर्गेनिज्म पढ़े। They are everywhere and we can only see them with a microscope, a device that magnifies them 100 to 400 times। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह हैं और हम केवल उन्हें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि उनके आकार को 100 गुना से 400 गुना तक बढ़ा देता है। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूँ तो दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एवर हर्ड ऑफ वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक एंड एसेल्युलर। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, और एसेल्युलर मतलब ये सेल के बने हुए नहीं होते, इनमें सेल नहीं होती है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। तो जब ये किसी लिविंग सेल में एंटर करते हैं तभी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉन लिविंग ही कहलाएंगे। सेल के बाहर इन्हें नॉन लिविंग ही बोलते हैं। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज। और वे प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और जिससे वे डिजीज कॉज कर सकते हैं। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स के से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? लेट अस हैव अ डिस्कशन। क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरे प्लेसेस पर भी पा सकते हैं? चलिए एक डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? क्या आपने कभी देखा है कि जो लेमन होता है, टोमेटो या ऑरेंज या कोई दूसरा फूड आइटम, जब हम इसे बाहर छोड़ देते हैं तो ये सड़ जाता है? इफ यस, यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। यदि हाँ, तो आपने देखा होगा कि जब ये सड़ जाते हैं तो एक पाउडरी मतलब एक पाउडर सा दिखेगा आपको, या फिर एक कॉटन लाइक ग्रोथ दिखेगी उनके ऊपर। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो माइक्रोब्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन ये माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द फूड? और ये फूड के कॉन्टेक्ट में कैसे आते हैं? दिस हैपन्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बी इट इन वाटर, सॉइल, एयर और इवन इन सम फूड आइटम्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लगभग हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो या फिर कुछ फूड आइटम ही क्यों ना हो। You can use a foldscope or a microscope to explore surfaces of leaves, stems, roots or any other part to see them। तो आप एक फोल्डस्कोप या माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं लीव्स, स्टेम्स या रूट्स की सरफेस को देखने के लिए। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कई टाइप्स के होते हैं। Some of them can even be found in extreme climatic conditions। तो कुछ माइक्रोब्स, उनमें से जो कुछ माइक्रोब्स हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी पाए जा सकते हैं, such as hot water springs and snow cold zones as well as at moderate temperatures। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स, स्नो कोल्ड जोन्स मतलब कि जो बर्फीले पानी में, बर्फीली जगहों पर,
और मॉडरेट टेम्परेचर्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं. यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड अवर बॉडीज, स्पेशली इन अवर गट. आप पहले से ही जानते हो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में के अंदर भी रहते हैं, स्पेशली हमारी गट में. You have studied in the chapter Life Processes in Animals in Curiosity, grade 7, that our intestine has many bacteria that help in digestion. तो आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि हमारी इंटेस्टाइन में भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कई शेप, साइज और स्ट्रक्चर में मिलते हैं. In table 2.1 and 2.2, you would have observed microorganisms of different shapes, spherical, rod shape और irregular. आपने टेबल 2.1 और 2.2 में ऑब्जर्व किया है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई तरह के शेप्स के होते हैं, जैसे स्फेरिकल, रॉड शेप्ड या फिर इरेगुलर. हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वाइटल रोल इन अवर डेली लाइफ. तो ये जो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, कितनी वे कैसा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में कैसे हेल्प करते हैं. की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी. तो की प्लेयर्स कौन से हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, तो हम इसे एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे. Activity 2.7, let us do. Take an empty container and fill it halfway with the garden soil. एक खाली कंटेनर लीजिए और उसे आधा भर दीजिए गार्डन सॉइल से. Add some fruit and vegetable peels to the container. Thereafter put a layer of soil on it and leave it aside. अब इसके ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक लेयर बिछा दीजिए, लेयर रख दीजिए, और फिर इसके बाद इसके ऊपर फिर से सॉइल की एक लेयर डाल दीजिए और इसे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए. आफ्टर 2 to 3 weeks, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस. अब 2 से 3 हफ्तों बाद जो भी इसमें चेंजेस हुए उन्हें आप देखिए. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर. अब कंटेनर में जो भी कंटेंट्स थे क्या उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं. You may find that peels of fruits and vegetables have turned into a dark colored material. जब आप इसे देखेंगे 2 से 3 हफ्तों के बाद तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पीलिंग्स थी, जो छिलके थे, वो डार्क कलर के मटेरियल में कन्वर्ट हो चुके हैं. दिस इज मैन्योर. इसी को हम मैन्योर बोलते हैं. विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो हम इस मैन्योर का यूज़ जब खेतों में करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट से रिच होती है मैन्योर. बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर. लेकिन जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं. इन एक्टिविटी 2.6 यू सॉ द सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आपने 2.6 एक्टिविटी में देखा है कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manure. तो इनमें से जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, ये जो प्लांट वेस्ट हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पीलिंग्स हैं, इन पर एक्ट करते हैं और इन्हें धीरे धीरे ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में. ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, जो कि फिर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर को फॉर्म करते हैं. ऐसी मैन्योर जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. यू मे हैव सीन gardeners in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. तो आपने अपने स्कूल में गार्डनर्स को या फिर अपने घर के पास की जो फील्ड होते हैं वहाँ पर भी गार्डनर्स होते हैं, वहाँ पर देखा होगा कि ये लोग सूखी पत्तियों को या फिर प्लांट वेस्ट को इकट्ठा करके उन्हें एक गड्ढे में डाल देते हैं. डू यू नो अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस. इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर. तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं. वो ऐसा नेचुरल मैन्योर को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं. आवर साइंटिफिक हेरिटेज. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट particularly the Vedas have references of the word कृमि. तो जो प्राचीन हमारे जो इंडियन वेद हैं
उसमें कृमि वर्ड का यूज़ किया गया है। कृमि वर्ड का यूज़ इन्हीं छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटी छोटी एंटिटीज, छोटे छोटे लिविंग बींग्स को बताने के लिए किया गया है, जो कि दृश्य यानी कि विजिबल हो सकते हैं एंड अदृश्य इनविजिबल, मतलब दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। तो उन्होंने इसमें इनके बहुत सारे बेनिफिशियल मतलब उपयोगी और जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको बताया है। अथर्ववेदा ऑल्सो रिफर्स टू कृमि। अथर्ववेद में भी कृमि शब्द का यूज किया गया है। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, यदि आप अपने चारों ओर देखें, केयरफुली देखें, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappear after some time from the surroundings. तो जो ये प्लांट्स या फिर जो सूखी पत्तियां होती हैं कंटेनर में, जिनको हम स्टोर करके रखते हैं या फिर गार्डन में ऐसे ही जो पड़े रहते हैं, ये कुछ टाइम के बाद हमारे चारों ओर से गायब हो जाते हैं अपने आप ही। दिस इज बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, जो कि न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सॉइल एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर। अब ये न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल में चले जाते हैं और प्लांट्स को अच्छी तरह ग्रो करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकिल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। इसीलिए माइक्रोब्स क्या करते हैं, वेस्ट को रिसाइकिल कर देते हैं और जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचर को रिटर्न कर देते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। मैन्योर का फॉर्मेशन तभी होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले, एक सही टेम्परेचर मिले और सही मॉइस्चर लेवल मिले। Isn't it interesting? By now you must have understood that bacteria and some fungi are types of microorganisms that play an important role in our lives. क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? तो अब तक आप समझ चुके हैं कि जो बैक्टीरिया और कुछ फंजाई होते हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। और ये जो एनिमल वेस्ट जैसे कि गोबर है इसको भी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन अवर एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है केवल प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्पफुल नहीं है, बल्कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट में वेस्ट होता है उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब आप सोचिए कि क्या होता यदि हमारी अर्थ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होते। अ स्टेप फर्दर, माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स से हमें बायोगैस भी मिलती है, माइक्रोब्स हमें बायोगैस भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? मैनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। इनमें से कुछ बैक्टीरिया हाउस होल्ड वेस्ट वाटर या फिर एनवायरनमेंट में जो वेस्ट प्रेजेंट होता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं। प्लांट और एनिमल जो वेस्ट होता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनदर गैस मीथेन। तो इस प्रोसेस के दौरान मतलब गैस रिलीज होती है जिसमें हाई प्रपोर्शन में मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। This gas has been used as a fuel source for cooking, heating, generating electricity and to even run vehicles. तो इस गैस का यूज़ फ्यूल के रूप में कुकिंग, हीटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या फिर गाड़ियों में भी यूज़ किया जा सकता है। बी अ साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती
1938 to 2020 was a scientist who studied bacteria. डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टडी किया. In 1971, he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. तो उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरियम का डेवलप किया जो कि ऑयल स्पिल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है. मतलब कि इधर उधर अगर तेल का रिसाव हो जाता है तो उस तेल को वो ब्रेक डाउन कर सकता है, जिससे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प मिलती है. हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980. उनकी इस डिस्कवरी को 1980 में पेटेंट मिला. पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन. तो पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी इन्वेंशन किया होता है किसी व्यक्ति ने, उसे उसकी परमिशन के बिना ना तो यूज़ किया जा सकता है, ना ही कॉपी किया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है. His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. तो उन्होंने जो भी वर्क किया उससे ये साबित हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉल्यूशन को दूर करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं. He is remembered for his contributions to science and for protecting the environment using microbes. उनका ये जो वर्क है, उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है साइंस में और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया माइक्रोब्स को यूज़ करके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ये उनका ये कंट्रीब्यूशन हमेशा याद किया जाएगा. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganisms? तो ऐसी कौन सी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है. How does the diversity of microorganisms help in our kitchen? इतने सारे जो डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे किचन में कैसे हेल्प करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द किचन. लेट अस परफॉर्म. टेक 2 बाउल्स A एंड B. 2 बाउल्स लीजिए, उन पर मेंशन कर दीजिए A एंड B. इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, एंड एड अ पिंच ऑफ शुगर. अब इन दोनों बाउल्स में 200 ग्राम फ्लोर ले लीजिए, या तो वो आटा हो या मैदा हो, और उसमें एक चुटकी शुगर डाल दीजिए. नाउ इन बाउल ए एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट विथ द फ्लोर. अब बाउल ए में थोड़ी सी क्वांटिटी में ईस्ट पाउडर ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए. In bowl B, do not add any yeast so that we can compare the results of the 2 bowls. और बाउल B में कोई ईस्ट ऐड मत कीजिए ताकि हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें. Knead the floor of the 2 bowls with warm water to make soft dough. अब जो दोनों बाउल्स में जो फ्लोर है, जो आटा है, उसे हल्के गर्म पानी से लगा लीजिए और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए. Cover the dough with a damp cloth and keep it in a warm place. अब जो डो है उसे डैम्प क्लॉथ से कवर कर दीजिए और इसे वार्म प्लेस पर रख दीजिए, थोड़े से गर्म स्थान पर रख दीजिए. ऑब्जर्व बोथ द बाउल्स आफ्टर 4 to 5 hours. अब दोनों बाउल्स को 4 से 5 घंटे के बाद ऑब्जर्व कीजिए. डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डो? क्या आपको डो के वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर में कोई चेंज नज़र आता है? इफ़ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. यदि आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता है तो आप फिर से इस डो को थोड़ी देर के लिए और रख दीजिए. आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट द डो इन बोल ए वेयर ईस्ट वॉज एडेड हैज़ राइजन स्लाइटली, बिकम फ्लफी एंड हैज़ अ डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डो नीडेड विदाउट ईस्ट. कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करेंगे कि जो बोल ए में डो था जिसमें ईस्ट ऐड किया गया था वो थोड़ा सा बढ़ गया है और फ्लफी हो गया है और उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो गई है. वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ?
व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट, ईस्ट का क्या रोल है? वाई डिड वी एड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर, हमने आटे में शुगर और गर्म पानी क्यों डाला? ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई, तो ये फंजाई के ग्रुप से बिलोंग करता है। ईस्ट ग्रोज वेल इन वार्म कंडीशंस, ईस्ट वार्म कंडीशंस में अच्छी तरीके से ग्रो करता है। यू मे रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन ग्रेड 7 that like other organisms yeast also respires and breaks down food to release energy for their growth and carry out life processes। तो आपने 7th क्लास में जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स, उसमें आपने पढ़ा था कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह ही ईस्ट भी रेस्पिरेशन करता है और वो फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता है, फिर उस एनर्जी का यूज अपनी ग्रोथ में और लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विच फॉर्म्स बबल दैट मेक्स द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिससे कि जो डो है उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं जिससे डो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। Yeast also produces a small amount of alcohol during this process which gives the dough a slightly different smell। तो एक स्मॉल अमाउंट में यीस्ट अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है जिसके कारण उसमें एक स्पेशल स्मेल आने लगती है। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड मोर। इस प्रॉपर्टी का यूज ईस्ट की इस प्रॉपर्टी का यूज ब्रेड, केक और दूसरी चीज़ें बनाने में किया जाता है। In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus help in fermentation of batter for making idli and dosa and dough for making bhatura। ईस्ट के अलावा लैक्टोबैसिलस का यूज भी इडली, डोसा या फिर भटूरा बनाने में किया जाता है। Let us prepare। Take 2 small glass bowls, label them A and B। 2 ग्लास बोल लीजिए जिनको A और B से लेबल कर दीजिए। Pour lukewarm water in bowl A and cold milk in bowl B। तो बोल A में lukewarm water डाल दीजिए और बोल B में ठंडा मिल्क डाल दीजिए। Now add a small spoonful of curd to each bowl and mix well using a spoon। अब स्पून की यूज करके आप इसमें एक चम्मच भर के कर्ड डाल दीजिए और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। Cover both bowls, keep bowl A in a warm place and bowl B in a cool place for a few hours or overnight। अब जो बोल ए है उसे वार्म प्लेस पर रखिए और बोल बी को ठंडे प्लेस पर यानी कि रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए या फिर रात भर के लिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बोल्स, राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। अपनी प्रेडिक्शंस को टेबल 2.4 में लिखिए। टेस्टिंग फॉर कर्ड फॉर्मेशन यूजिंग मिल्क इन डिफरेंट कंडीशंस। चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, मिल्क के अपीयरेंस में क्या चेंज होता है? बोल ए में मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, बोल बी में मिल्क कर्ड में चेंज नहीं होता है। चेंज इन द कलर ऑफ मिल्क, बोल ए और बोल बी दोनों में ही कलर में तो कोई भी चेंज नहीं आता है। पॉसिबल रीज़न, जो बोल ए था उसमें जो मिल्क रखा था उसमें कर्ड बन गया था जबकि बोल बी में कर्ड नहीं बना था क्योंकि जो कर्ड का माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस वो केवल थोड़ी से वार्म कंडीशंस होती हैं उसी में ग्रो करता है, वो बिल्कुल ठंडी कंडीशंस में ग्रो नहीं करता है। You will observe that in bowl A the milk has turned into curd after a few hours and has become little sour। आप ऑब्जर्व करोगे कि बोल ए जिसमें कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है कुछ घंटों के बाद और खट्टा हो गया है। वेयर इज बोल बी द मिल्क हैज़ नॉट कर्डल्ड, और बोल बी में मिल्क कर्ड में चेंज नहीं हुआ है। बट इट माइट बी अ लिटिल सोर, लेकिन ये थोड़ा सा खट्टा हो सकता है। डू यू नो वाई दिस हैपन्स? आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? द कर्ड कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो दही होता है उसमें बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वन ऑफ देम इज लैक्टोबैसिलस, उनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, लैक्टोज मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। अभी जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है
ये लैक्टोज का यूज़ करता है, उसको यूज़ करके मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ईस्ट अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता ये वाला बैक्टीरिया, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो दही है वो खट्टा हो जाता है। तो दही किसके कारण खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। These bacteria grow well in warm conditions. ये बैक्टीरिया गर्म कंडीशंस में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। That is why curd is formed in bowl A but not in bowl B. इसीलिए कर्ड का फॉर्मेशन बोल A में हुआ, ना कि बोल B में। We can categorize the microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी और बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज भी। सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम फॉर्म द swollen regions called nodules and live in them as shown in figure 2.12. कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एक फूला हुआ रीजन बना लेते हैं प्लांट्स की जड़ों में, जिन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं, और इन नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया रहते हैं। Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain rhizobium bacteria. तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि बीन्स, पीस यानी मटर, लेंटिल्स या मसूर, इनमें रूट नोड्यूल्स होती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plants. ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो एयर की नाइट्रोजन होती है उसको ट्रैप कर लेता है और इसे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं इस नाइट्रोजन को। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। इससे क्या होता है कि प्लांट्स को फिर केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वे उसके बिना ही बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। दैट इज़ वाई फार्मर्स ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। इसीलिए ही फार्मर्स क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप्स के रोटेशन में लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को जब ग्रो करते हैं तो उनमें वो नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं और सॉइल को अवेलेबल करा देते हैं, जिससे जो अगली क्रॉप होती है उसे जो नाइट्रोजन होती है वो अबंडेंस में मिल जाती है। दिस नेचुरली इंक्रीजेज द नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड कीप्स इट हेल्दी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, जिससे जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो सॉइल में बढ़ जाती है और जो अगली क्रॉप जब हम बोते हैं तो उसे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है और हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। अमेजिंग माइक्रोएल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। माइक्रोएल्गी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन ऑन ट्रीज। जो माइक्रोएल्गी होती है या फिर जो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वाटर, सॉइल, एयर या फिर ट्रीज में भी ग्रो करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। वे अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट यूज करके। वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन सप्लाई। और जब वो ऐसा करते हैं तब वो बहुत ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि अर्थ पर जितनी ऑक्सीजन उसका आधा भाग ये माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। और वह एक्वेटिक एनिमल्स के फूड के रूप में भी कार्य करते हैं। सम लाइक स्पाइरुलिना, क्लोरेला एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन। कुछ जैसे कि माइक्रोएल्गी हैं, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायटम्स, ये ह्यूमंस के द्वारा हेल्थ सप्लीमेंट्स या फिर मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती हैं। माइक्रोएल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल। माइक्रोएल्गी का यूज़ वाटर को क्लीन करने में और बायोफ्यूल बनाने में भी किया जाता है। हाउएवर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रोएल्गल डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। अब प्रदूषण या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर हम अपने यूज़ के लिए जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उनके हैबिटेट को नष्ट कर देते हैं, इसके कारण जो माइक्रोएल्गी की जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। It is important to conserve these tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on earth. तो इन ऑर्गेनिज्म को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए
और ऑक्सीजन बैलेंस अर्थ पर मेंटेन करने के लिए। एवर हर्ड ऑफ स्पाइरुलिना? A microalga is called a superfood because of its health benefits. स्पाइरुलिना जो कि एक माइक्रोएल्गा है, इसे हम सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पाइरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये विटामिन B12 का भी एक अच्छा सोर्स है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। It has a lot of protein, more than 60% of its body weight, and only a small amount of fat and sugar. इसमें छोटे बहुत कम क्वांटिटी में फैट एंड शुगर पाया जाता है और इसका लगभग 60% इसका बॉडी वेट है वो प्रोटीन की वजह से होता है। Nowadays, farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. आजकल स्पाइरुलिना की फार्मिंग की जाती है अपनी आजीविका चलाने के लिए। You can grow spirulina easily by following these steps. स्पाइरुलिना को इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आसानी से ग्रो किया जा सकता है। Set a clear glass tank in a bright place away from direct sunlight. एक साफ ग्लास टैंक को एक ब्राइट प्लेस पर सेट कर दीजिए और वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। Cover the tank with a shade net or keep the tank at a place with moderate temperature conditions. अब टैंक को एक शेड नेट से ढक दीजिए या फिर इस टैंक को ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस हो। फिल द टैंक विथ पॉन्ड वाटर। अब इस टैंक को तालाब के पानी से भर दीजिए। एड लिविंग स्पाइरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम अ पॉन्ड। अब लिविंग स्पाइरुलिना को जो कि पॉन्ड से कलेक्ट किए इसमें ऐड कर दीजिए। स्टिर द ग्रोइंग स्पाइरुलिना ट्वाइस अ वीक। अब इस स्पाइरुलिना को जो इसमें ग्रो कर रही है इसे एक हफ्ते में 2 बार स्टिर कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। आफ्टर 3 to 6 weeks, spirulina may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth. अब इसे हार्वेस्ट करने के लिए 3 से 6 हफ्तों के बाद इसे एक फाइन क्लॉथ से फिल्टर कर लीजिए। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring good security and livelihood development. माइक्रोएल्गी को संरक्षित करना एक अच्छी प्रैक्टिस है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए। Why cell considered to be a basic unit of life? सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई होती है जिसे हम सेल बोलते हैं। A single cell contains various components that help organisms perform various functions. तो एक सिंगल सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कई सेल्स की बनी होती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स cells carry out specialized functions individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती हैं वो अपना इंडिविजुअली फंक्शन तो परफॉर्म करती हैं जो उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके भी चलती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ केवल एक सेल के बने होते हैं। These are called unicellular organisms. इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सिंगल सेल्ड, एक सेल के बने हुए। These carry out all the functions necessary for their survival in a single cell. तो इनकी एक सिंगल सेल में ही सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो भी उनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो भी उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंजाई आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। दूसरे माइक्रोब्स जैसे कि फंजाई और एल्गी एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस वाइल मोल्ड इज़ अ मल्टी सेलुलर फंगस। जैसे कि ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है जबकि मोल्ड मल्टी सेलुलर फंगस है।
नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रोब्स एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं? ईस्ट डो को कैसे फ्लफी बनाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। थैंक यू।